हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। अभी 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की रिवीजन करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेकर के आए हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये छोटा भी पड़ता है और थोड़ा आसान भी है। इसकी जो रिवीजन है वो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा, हम मेन जो टॉपिक है वही लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, आप कैसे पहचानते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि कंटेन करती हो, किस किस को कंटेन करती हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक इक्वेशन विच कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड थर्ड their derivative, with respect to independent variable, with respect to independent variables। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये लिखते हो, मान लीजिए हमारे पास y ऑफ x यहाँ पे एक इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो x है हमारे पास वो क्या है? डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट? बताइए। जो y ऑफ x है वो हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो मैं बताऊँ, y जो हमारा होता है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड होता है? ये x पे डिपेंड होता है। ठीक है, और x हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डेरिवेटिव की बात की है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो बात की है, x हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, और इसी की रिस्पेक्ट में y का क्या किया गया है? डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब x हमारे पास ये क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जहाँ पे जिस इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो था बिल्कुल आसान सा कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर और डिग्री सबको पता है, बिल्कुल आसान ही है। ठीक है, सबको पता होगा ये चीज़। तो अब अगर हम बात करें एक ऐसी इक्वेशन जो कि क्या हो? फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इससे क्या समझते हैं आप? किस टाइप की इक्वेशन होगी? फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट डिग्री हो। तो सबको पता है कि जो जनरल फॉर्म होती है dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्डर इसका कितना है? 1 है, और डिग्री भी कितनी है इसकी? 1 है। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, वो कुछ इस टाइप की होती है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, या फिर इस टाइप की इक्वेशन है ना। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू एन डी वाई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बताइए, जो m और n है, ये जो यहाँ पे m एंड n है, ये हमारे पास क्या है? आर फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या होती है? dy/dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब हमारे पास होता है कि मान लीजिए हमें इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमें दी हुई है, मान लीजिए आप।
तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, अगर उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब मान लीजिए एक इक्वेशन हमें गिवन है और हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में, तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, जिस इक्वेशन में हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की होती है। यानी कि अब मान लीजिए हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एच ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है वो सेपरेट है पहले ही, है ना। डी एक्स के साथ हमारे एक्स के वेरिएबल्स हैं, डी वाई के साथ हमारा वाई का वेरिएबल्स है। तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेट कर लीजिए आप, है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, लेट्स से सी बी एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये जो आपके पास आएगी सोल्व होने के बाद, ये होगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। पता चल गया। अगर हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड है हमारे पास, मान लीजिए कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं गिवन, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखिएगा आप। इक्वेशंस reducible to variable separable, ठीक है। कैसे रिड्यूस करोगे, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है इस टाइप से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो ए एक्स प्लस बी वाई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसको आप अदर कॉन्स्टेंट यहाँ पे रख लीजिए। नाउ लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी, एक मिनट सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी एफ ऑफ जेड, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना है तो और कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो आपका मेथड था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आप ए को भी इसी साइड ले आइए, है ना, ए को भी आप राइट हैंड साइड लेकर के आ जाइए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गई। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वो क्या है,
होमोजीनियस इक्वेशन, अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, अब होमोजीनियस की टाइप तो पता ही होगी आपको, होमोजीनियस किस फॉर्म में होती है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई g ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो f और g है ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y। यहाँ पे लिख लीजिए, वे है f ऑफ एक्स वाई एंड g of xy are homogeneous functions of the same degree in x and y। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, हाउ टू सोल्व दिस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन अगर आपके पास है तो आप कैसे सोल्व करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई को आपको क्या पुट कर देना है, वी एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, वी एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा प्लस x एज इट इज़ डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे यही आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वी एक्स बाई जी एक्स वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो f और g है यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, ये आपका v का फंक्शन रहेगा। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में v है आपको क्या करना है, इसको राइट हैंड साइड में लेकर के चले जाना है। ठीक है, तो ये थी आपका कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है तो y को vx पुट कर देना है और फिर वहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने का वे, है ना। अब बात आ जाती है, मान लीजिए हमें होमोजीनियस इक्वेशन नहीं गिवन है बट हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस की फॉर्म में। तो कैसे रिड्यूस होगी ये देख लीजिए। फोर्थ है हमारे पास इक्वेशंस reducible to homogeneous इक्वेशंस। ठीक है, रिड्यूस करना है आपको। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाय ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। अब दो केस क्या बनेंगे, नाउ इफ़ फर्स्ट है इफ़ ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, देन पुट x की जगह पे आपको पुट करना है कैपिटल X प्लस एच एंड y की जगह पे आपको पुट करना है कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल ही आएंगे, है ना। चलिए x की जगह पे x प्लस एच पुट कर दिया, y की जगह पे y प्लस के पुट कर दिया, है ना। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को एक बार देख लेते हैं क्या आएगा, a1 कैपिटल x प्लस एच प्लस b1 कैपिटल y प्लस के प्लस c1।
हमें क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 0 रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपको यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद पुट कर लेनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन की जो फॉर्म है वही बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से कर लोगे, ओके। अब उसके बाद सेकंड केस बनता है कि मान लीजिए a1/a2 नोट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। एंड नाउ इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मान लीजिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस केस में क्या करोगे, पुट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू v। मान लीजिए अगर ये इक्वल है तो यानी कि जो आपके पास इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की होगी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1y प्लस c2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस c1 डिवाइडेड बाय v प्लस c2, है ना, ये हो जाएगा, ओके। अगर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा a1 प्लस b1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से तो 1 अपॉन b1 dv अपॉन dx माइनस a1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना, पुट करना है 1 अपॉन b1 dv अपॉन dx माइनस a1 इज इक्वल टू v प्लस c1 v प्लस c2, और ये हो जाएगा dv अपॉन dx dv अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ से ये आएगा a1 प्लस b1 इंटू v प्लस c1 बाई v प्लस c2, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक हमें क्या गिवन है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की, कैसी, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन linear differential equations of फर्स्ट ऑर्डर। अब ये इक्वेशन जो है ये सबको अच्छी लगती होगी, है ना, इसका सॉल्यूशन निकालना भी आसान होता है और देख के खुश भी हो जाते होगे। कैसी, अब देखिए जानी पहचानी लगेगी एकदम, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, है ना। अब यहाँ पे जो ये पी एक्स है, क्यू एक्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, याद रखिएगा। पी एंड क्यू सॉरी पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है यहाँ पे देखिए y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अब यहाँ पे क्या आता है, क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस सी,
ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान आपको लगती होगी, इसको सोल्व भी कर लेते होगे। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हमें लगता है, देखने से लगता है कि ये कुछ कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है ना, लेकिन वो होती नहीं। हमको क्या करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, उसको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, if we have to given dy upon dx plus py is equal to qy raised to the power n। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, बट आप सोच रहे होगे कि ये जो y रेज टू द पावर n आ गया ना, इसने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया है ना। अगर यहाँ पे y रेज टू द पावर n नहीं आता तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे, है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे। अब ये जो p और q है, इन पे सेम कंडीशन रहेगी, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इस y रेज टू द पावर n को ख़त्म करना, क्योंकि हम रिड्यूस करना चाहते हैं इसको, जो पहले वाली इक्वेशन है उसी फॉर्म में। आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p y इंटू वाई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू q। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p y रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू q। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, पुट y रेज टू द पावर एक सेकेंड, ये 1 माइनस n आएगा यहाँ पे, ये 1 माइनस n आएगा। ठीक है, नाउ पुट y रेज टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू z। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आएगा यहाँ से, जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे जब, बोलिए, एक पावर कम हो जाएगी ना, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, 1 माइनस n y रेज टू द पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 माइनस n 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई रेज टू द पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 1 बाई 1 माइनस n डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब ये जो n है हमारे पास, ये तो क्या है, वेरिएबल तो नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, दोनों साइड। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या आ गई, उसी फॉर्म की आ गई जो अभी हमने सोल्व किए थे। ठीक है, ये उसी फॉर्म में आ गई ना। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास रोन्स्कियन। रोन्स्कियन से पहले एक और है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें चेक करनी होती है कि ये एग्जैक्ट है या फिर नहीं है, है ना। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है इस टाइप की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट कब होगी,
एग्जैक्ट इफ करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x। ठीक है, कब होगी ये एग्जैक्ट? अगर हम m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, n का हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें और ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एंड सॉल्यूशन क्या होगा इसका? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है, m dx, और यहाँ पे जो y रहेगी, जो यहाँ पे y की टर्म रहेगी m के अंदर, वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी। ठीक है, y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, y x की तरह से ट्रीट करेगी, सॉरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? टर्म्स ऑफ n, हमें n की वो टर्म्स लेनी है जो कि x को कंटेन ना करती हो। ठीक है, टर्म्स ऑफ n नॉट containing x with respect to y is equal to c। तो ये क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है जो इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना है? करली m अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n अपॉन करली x चेक करना ये इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ओके, अब हम चलते हैं रोन्सकियन की तरफ। ठीक है, रोन्सकियन की तरफ अब हम चलते हैं। तो मान लीजिए ओके, रोन्सकियन की तरफ चलने से पहले देखिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, नाउ लेट a नोट x y डबल डेरिवेटिव प्लस a1x y डेरिवेटिव प्लस a2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हमारे पास क्या होंगे? दो सॉल्यूशंस। तो और याद रखिएगा जो a नोट x है वो क्या होता है? हमारा नॉन जीरो होता है। एंड a नोट x, a1x, a2x आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x। ओके, एंड मान लीजिए अब इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इफ़ y1x एंड y2x आर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। अब अगर हमें इन दोनों का रोन्सकियन फाइंड आउट करना है, रोन्सकियन ऑफ y1 एंड y2, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 डेरिवेटिव ऑफ y1 डेरिवेटिव ऑफ y2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? y1 y2 डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डेरिवेटिव। तो ये हो जाता है हमारे पास रोन्सकियन ऑफ y1 एंड y2। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके लिए हमारे पास क्या होंगे? n सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मुझे उनका रोन्सकियन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? रोन्सकियन ऑफ y1 y2 y3 अप टू yn। तो रोन्सकियन क्या हो जाएगा यहाँ पे? y1 y2 y3 अप टू yn, y1 डेरिवेटिव, y2 डेरिवेटिव, y3 डेरिवेटिव अप टू yn डेरिवेटिव, एंड सो ऑन y1 n-1 टाइम डेरिवेटिव। सिमिलरली y2 का भी क्या आएगा? n-1 टाइम डेरिवेटिव, एंड सो ऑन yn का भी क्या आ जाएगा? n-1 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितने हमारे पास सॉल्यूशन हैं उससे एक कम डेरिवेटिव हमें यहाँ पे निकालना होगा। जैसे यहाँ पे y1 और y2 दो सॉल्यूशन थे, तो
यहाँ पे 2 - 1 1 टाइम तक यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा है। तो ये तो हो जाता है हमारा रोंस्कियन। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी एक पॉइंट्स पर हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। मान लीजिए y1 की हमें ए पॉइंट पर वैल्यू गिवन है, y2 की भी हमें क्या है ए पॉइंट पे गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें कंप्लीट फॉर ऑल x के लिए फाइंड आउट करना है रोंस्कियन, तो कैसे करेंगे? उसके लिए होता है एबल फॉर्मूला, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? एबल्स फॉर्मूला होता है ना। अब एबल्स फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। एबल फॉर्मूला क्या होता है? एबल फॉर्मूला होता है रोंस्कियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a1x डिवाइडेड बाई a2x dx। अब ये जो हमारा a है ये वही है कि जिस पॉइंट पे हमें वैल्यूज़ गिवन होगी। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, y1 एट 0 हमें गिवन है a एंड y2 एट 0 हमारे पास क्या है b एंड y1 डैश एट 0 हमारे पास क्या है a1 एंड y2 डैश एट 0 हमारे पास क्या है a2, ठीक है। तो a हमारे पास क्या होगा, ये रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट 0 हमारी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी तो वो हमें यहाँ पे रख देनी है। तो यही होता है, ठीक है। अगर हमें फॉर ऑल x के लिए फाइंड आउट करना है और किसी एक पॉइंट पे हमें रोंस्कियन गिवन है तो हम उसकी हेल्प से एबल फार्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे कंप्लीट x के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एबल फार्मूला, ओके। अब उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ है, एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोनों के केस में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, ठीक है, with constant coefficient कुछ इस टाइप से p नोट d रेज टू द पावर n बाय यहाँ पे nth ऑर्डर है, ठीक है, p1 n माइनस 1y बाई dx n माइनस 1 अप टू पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ओके। अगर हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी नोट डी रेज टू द पावर एन p1 डी रेज टू द पावर n माइनस 1। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है, ये हाईलाइट रखना, जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम इस टाइप से इसको लिख पा रहे हैं। अप टू पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, पी नोट एम रेज टू द पावर एन, डी की जगह पे हमने एम रखा है, p1 एम रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन पी एन इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसके रूट्स आएंगे, जो भी रूट्स होंगे उसी के बेस पर क्या होगा इसका जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसी के बेस पे होगा, है ना। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इसके रूट पे ही डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमारे पास जो रूट्स हैं, फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिख लीजिए, हमारे पास मान लीजिए जो एक रूट आया है इसका, ठीक है, और कैसा है, रियल है ना, 1 रियल रूट। अगर हमारे पास एक रियल रूट है तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है c1 ई रेज टू द पावर m1x, ठीक है। सेकंड है हमारे पास दो रूट हैं रियल और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। 2 रियल
डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, m1 एंड m2। अब ये रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है c1 e रेज टू दी पावर m1x प्लस c2 e रेज टू दी पावर m2x, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है, मान लीजिए हमारे पास दो रियल रूट हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इफ़ बोथ आर इक्वल, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है m1 एंड m2, तो इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, e रेज टू दी पावर m1x इंटू c1 प्लस c2x, ठीक है। उसके बाद है, मान लीजिए हमारे पास तीन है इक्वल रूट है, तो आप ऐसे ही कर लेना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज टू दी पावर m1x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास जो रूट्स है वो इमेजनरी है, ठीक है, और डिफरेंट है ना। अगर हमारे पास इस टाइप के रूट्स हैं, अगर हमारे पास इस टाइप के रूट्स हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e रेज टू दी पावर अल्फा x c1 कोस ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। अब उसके बाद है कि ये तो थे कि अगर हमारे पास क्या है, डिफरेंट रूट्स हैं। अब मान लीजिए हमारे पास टू पेयर ऑफ इमेजनरी एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, टू पेयर ऑफ, अब ये है मान लीजिए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और एक है अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, मान लीजिए ये दो पेयर है और दोनों इक्वल है, तो इस केस में आएगा e रेज टू दी पावर अल्फ़ा एक्स c1 प्लस c2x कोस ऑफ बीटा x प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ बीटा x, ठीक है, ये है ना। अब आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपके पास रूट्स हैं तो हम कैसे यहाँ पे इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। अब बात आती है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि जब हम एक तो CF निकालते हैं, एक PI निकालते हैं, है ना, CF प्लस PI ही तो करते हैं ना जब बाद में हमारा जो सॉल्यूशन होता है। अब PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे, देखिए जो हमने सॉल्यूशन लिखा है ना वो यहाँ तक है, हमने यहाँ पे जो ये टर्म थी हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड को हमने 0 लिया है, ठीक है, हमने इसको सोल्व किया है, इसकी हेल्प से हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI हमें निकालना। तो PI निकालने के लिए हम जो राइट हैंड साइड जो Q होता है उसको हम साथ में लेके चलते हैं, और अलग अलग मेथड्स होते हैं निकालने के लिए, वो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि क्या क्या मेथड्स हैं, है ना। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक बार देख लीजिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है P0 d रेज टू द पावर n प्लस P1 d रेज टू द पावर n माइनस 1 अप टू Pn इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ये है। मैं यहाँ पे इस कंप्लीट को अगर बोलूँ एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इसका हमें PI निकालना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जनरल जो मेथड होता है, फर्स्ट हमारे पास क्या है PI निकालने के लिए, कि हमारे पास जो ये एफ ऑफ डी है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस फॉर्म का है कि d माइनस एल्फ़ा, तो हमें क्या करना होता है 1 अपॉन d माइनस एल्फ़ा इंटू क्यू इज़ इक्वल टू PI क्या होगा, e रेज टू द पावर एल्फ़ा x इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एल्फ़ा x dx, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास जो f ऑफ d है, अगर हमारा जो f ऑफ d है वो इस फॉर्म का है कि d माइनस एल्फ़ा, तो हमारे पास जो PI होगा ये होगा, ठीक है, 1 अपॉन d माइनस एल्फ़ा q इज इक्वल टू e रेज टू द पावर एल्फ़ा x इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस एल्फ़ा x dx। अब सेकंड आ जाते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है
कि 1/f(d) और q अगर हमारा ये है e⁻⁴ x, तो हमें क्या करना है, d की जगह पे अल्फ़ा पुट कर देना है। तो 1/f(α) e⁻⁴ और याद रखिएगा यहाँ पे जो f(α) है वो क्या है, नॉन जीरो। अब मान लीजिए कि अगर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जीरो हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, इफ़ f(α) इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे वो देख लीजिए। यहाँ पे होगा उस केस में कि x/f डेरिवेटिव d e⁻⁴x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे d की जगह पे अल्फ़ा रखना है, ठीक है। यहाँ पे d की जगह पे क्या रखना है, हमें अल्फ़ा रखना है, ठीक है। हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, देखिए अब यहाँ पे ये जो f(α) है, ठीक है, आप इसको कैसे समझोगे, मान लीजिए कि 1/d-α phi of d e⁻⁴x ये है। अब यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा रख दोगे तो ये जीरो बन जाएगा ना, जो डिनोमिनेटर है। तो उस केस में जो पी आई यहाँ पे होता है वो हमारा होता है x/phi of अल्फ़ा e⁻⁴x, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये होता कि 1/d-α⁴ होता phi of d e⁻⁴x, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पी आई x⁻²/2 phi of अल्फ़ा e⁻⁴x। सिमिलरली 1/d-α⁴n के लिए देख लेते हैं, phi of d e⁻⁴x, तो इस केस में जो होगा पी आई वो होगा x⁻n/n phi of अल्फ़ा e⁻⁴x। तो ये हो जाता है पी आई। काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, यूज भी होता है ये, ओके, ठीक है। अब चलिए, अब मान लीजिए Q हमारा साइन और कोस की फॉर्म में है, तब क्या होगा, देखिए फोर्थ है हमारे पास 1/1/phi of d², Q हमारा है साइन ऑफ ax, तो हमें क्या करना है, d² की जगह पे -a² पुट कर देना है, ठीक है। 1/phi of -a² साइन ऑफ ax, ठीक है। इफ़ कब है ये पॉसिबल, इफ़ phi of -a² इज नॉन जीरो, ओके। अब मान लीजिए अगर ये जीरो हो गया, इफ़ phi of -a² is 0, then what happened? Then 1/phi of d² sin of ax is equal to क्या होगा, ये x 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव होगा, ठीक है, साइन ऑफ ax, तो उसके बाद हमें वही कर देना है फिर, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ें कोस के लिए भी होती हैं। 1/phi d², अगर हमारे पास ये कोस ऑफ ax होता तो ये हो जाएगा 1/phi of -a²
कोस ऑफ ए एक्स इफ़, याद रखिएगा जो फाई ऑफ माइनस ए स्क्वेयर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे कि अगर ये जीरो हो जाता है तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका डी की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर Q हमारा दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है, सेकंड हमारे पास क्या है, अदर कोई फंक्शन है, तो उस केस में क्या होता है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, अगर हमारे पास जो Q है वो इस टाइप का है, ई रेज टू द पावर एल्फा एक्स इंटू वी, तो तब हम क्या करते हैं, ई रेज टू द पावर एल्फा एक्स को आप यहाँ पे लिखिए, 1 अपॉन डी की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, डी प्लस एल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, v होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से। अब मान लीजिए अगर v की प्रोडक्ट में अगर एक्सपोनेंशियल की जगह पे x होता तो तब क्या होता, यानी कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी, अगर ये ऐसे हो तो तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x एज इट इज़ 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, देखिए x एज इट इज़ 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से यहीं से आते हैं, अगर पी आई निकालना आता है तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कि अब Q है जो मान लीजिए हमारा ये इस फॉर्म का है, x रेज टू द पावर m, x की पावर में है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेज टू द पावर m, ये है। तो हमें इस केस में पी आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद अब मान लीजिए हमारे पास जो एफ ऑफ डी है, लेट एफ ऑफ डी इज़ डी प्लस डी स्क्वेयर, मान लीजिए ये है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से डी बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी, ठीक है, 1 प्लस डी हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, 1 अपॉन डी 1 प्लस डी एक्स रेज टू द पावर m, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी 1 प्लस डी रेज टू द पावर -1 एक्स रेज टू द पावर m। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, किससे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, जो बाइनोमियल थ्योरम होती है हम उससे इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो ये तो जो थे, ये जो सी एफ और पी आई था, ये तो था किसके लिए, कि अगर हमें जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ गिवन है, बट अगर हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की जगह पे अगर हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशी लीनियर इक्वेशन। कोशी लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी होती है तो आप कैसे सोल्व करोगे, कोशी लीनियर इक्वेशन तो सबको पता होगी, है ना, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। कोशी लीनियर इक्वेशन, कोशी लीनियर इक्वेशन क्या होती थी, पी नोट एक्स रेज टू द पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर n प्लस P1 x रेज टू द पावर n-1 dn-1 अपॉन dx रेज टू द पावर n-1 अप टू Pn y इज इक्वल टू Qx। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर z, और यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो वो आ जाता है हमारे पास log x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, log x, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब इसको चेंज करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पी नोट d-1 अप टू d-n-1 है तो n+1 हो जाएगा, ठीक है,
ओके, प्लस P1 D माइनस 1 अप टू D माइनस n माइनस 2 है तो ये n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास सिमिलरली अप टू Pn y इज इक्वल टू q, x की जगह पे पुट करना है e⁻z। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना, कर भी रखे होंगे आपने क्वेश्चन इसके। अब उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, है ना, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, काफ़ी अच्छा है। चलिए अगर हम बात करें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन है ना, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। हमें इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो ले लीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लेंगे हम, जीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये आ गई, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम सी एफ की बात करें तो इसके पास y1 और y2 दो सॉल्यूशन होंगे, तो सी एफ जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, y इज इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 एंड y1 एंड y2 आर बोथ आर सॉल्यूशन, है ना, ये हो गया सी एफ। अगर हम अब सी एफ प्लस पी वाई होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ तो पता चल गया हमें, ठीक है, ये रहा। अब पी आई क्या होगा, पी आई हमारा होगा यहाँ पे U1 Y1 प्लस U2 Y2 एंड व्हाट इज U1 एंड U2, U1 एंड U2 इज U1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 f of x divided by Wronskian of y1 and y2 with respect to x, and similarly u2 हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 f of x divided by Wronskian and with respect to x। ठीक है, अब जो ये Wronskian है ये हमें पता है y1 और y2 का क्या होगा, y1 y2 डेरिवेटिव ऑफ y1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Wronskian हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, C1y1 प्लस C2y2 प्लस U1y1 प्लस U2y2। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सोल्व करने का मेथड। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, उसके बाद है कि अगर हमें सिस्टम ऑफ ओडी गिवन है, ठीक है, अगर हमें सिस्टम ऑफ ओडी गिवन है, चलिए कोई नहीं, एक लेक्चर कल ले लेते हैं ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, कल हम देखेंगे। ये सिर्फ मोटी मोटी सी रिवीजन है, वैसे डेफिनेशन से ही, क्योंकि इस टाइम पे रिवीजन ही चलेगी, क्वेश्चंस ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। कल हम करेंगे सिस्टम ऑफ ओडी, ठीक है, और जो स्टेबिलिटी होती है क्रिटिकल पॉइंट्स पे बेस वो देखेंगे, लिप्सिस कंडीशन देखेंगे, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस देखेंगे, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।